हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो 2025 का जो एग्ज़ाम है नीट का, ये 4 मई को कंडक्ट होने वाला है एनटीए के द्वारा अलग अलग शहरों पे। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी होगी। ये जो वीडियो है बच्चों, ये पीवाईक्यूज वीडियो है आपके नीट 2024 के बायोलॉजी क्वेश्चन में। जो बॉटनी सेक्शन नंबर 1 है उसमें हम देख रहे थे 101 से लेकर 125 तक क्वेश्चन। तो हम 100 लगभग लगभग हम कह सकते हैं 21 से है 130 क्वेश्चन को हम देखेंगे। टोटल हम आज 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? ये दो प्रकार के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, वो बच्चे जो पहली बार नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहली बार जो नीट का एग्ज़ाम में अटेम्प्ट हो रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। और ये उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे पहले से कहीं कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं, उनका कई सेकंड अटेम्प्ट होगा, थर्ड अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए क्या है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है और आपको चेक करना है कि कितना आपको आंसर आता है इसका। तो बिना कोई देरी किए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो बोटनी सेक्शन 1 का क्वेश्चन है, 2024 का पीवाई को चल रहा है। तो देखिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ या जिसको हम सिग्मॉइड ग्रोथ कहते हैं, बायोलॉजिकल ग्रोथ कर्व से क्वेश्चन आया हुआ है। और आपको एक इक्वेशन दिया गया है, द इक्वेशन ऑफ वेर हल्ड पल वृद्धि घात, जिसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ समीकरण कहते हैं, पल लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा जाता है। ये समीकरण आपको दिया गया है। तो क्या कहते हैं समीकरण, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन ब्रेकेट के माइनस एन बाई के। तो इसमें जो समीकरण है, इसमें फ्रॉम दिस इक्वेशन के इंडिकेट्स, यानी कि इस समीकरण में के क्या चिन्हित करता है बताना है आपको। पहला, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस, प्राकृतिक वृद्धि की नेच दर, बायोटिक पोटेंशियल जैविक क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी धारण क्षमता, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व। तो अगर इसके बारे में आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि डी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आर क्या है और के क्या है। तो फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है, कैरिंग कैपेसिटी धारण क्षमता, ये के को इंडिकेट करता है। तो जो के क्या है, ये कैरिंग कैपेसिटी होती है, धारण क्षमता होती है। इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको बस क्वेश्चन करना है। आई होप आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 122वां क्वेश्चन है 2024 का। इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। मेलोनेट द्वारा सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का सदबंधन खालिस्तान का उत्कृष्ट उदाहरण है। कोफैक्टर इनहिबिशन, कोफैक्टर सहकार सदबंधन, फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक सदबंधन, कम्पिटिटिव इनहिबिशन, प्रतिस्पर्धी संबंधन, एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम सक्रियन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, प्रतिस्पर्धी संबंधन, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो निम्नलिखित में से किनकी मेंडल के प्रभाविता के नियम के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। आपको 5 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा, आपको इसका चयन करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पांचों आपके जो स्टेटमेंट दिए इसको को पढ़ना होगा। तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ये जो वीडियो है दोनों बच्चों के लिए है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं और हिंदी मीडियम के, उनके भी लागू होता है। तो मैं एक एक इसको मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, ध्यान से आप लोग भी इसको देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। फैक्टर के एक जोड़े में से एक प्रभावी, दूसरा अप्रभावी होता है। पहला हमने पढ़ लिया। सेकंड पढ़ते हैं, बी एलिस डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। एलिल कोई अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करते और F2 पीढ़ी में दोनों गुण उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। सी है, फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स। सामान्य द्विगुणित पादपों में फैक्टर्स जोड़े में पाए जाते हैं। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। किसी गुण विशेष को नियंत्रित करने वाले विविक्त इकाई फैक्टर कहलाती है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
एकल संकर संकरण में केवल एक जनक के गुण की अभिव्यक्ति होती है। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपके 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है, जो सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा, इसको आपको चूज करना है। तो ये प्रकार से दिए गए हैं, केवल ए बी और सी, केवल ए सी डी ई, केवल बी सी और डी, या फोर्थ ऑप्शन है ए बी सी डी ई। चारों ऑप्शन क्या सही हैं, स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा, केवल ए सी डी ई क्या है, सही है। इसका मतलब ये है कि जो बी आपका है ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि आपके ए सी डी और ई के जो आपके जो स्टेटमेंट है ये सारे सारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप इसको आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कितने डेप्थ में क्वेश्चन आता है। तो जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं, आई होप कि उसका तो आंसर मुझे पिन पॉइंट में होगा, आप लोग पता होगा। अब ये जो सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। एक और आपके जो ऑर्गेनिल्स के नाम है दिए गए हैं, दूसरी ओर इसका जो वर्क है वो दिया गया है, काम क्या करते हैं। तो बेसिक है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, इधर ए बी सी में दिया गया, इधर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में फोर्थ में दिया गया रोमन लैंग्वेज में। तो न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट और गोल्जी अपरेटस, अगर इन चारों में से किसी एक दो का भी आपको आंसर पता होगा कि इसका वर्क क्या है, तो मेरे ख्याल से मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है, बना सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं ध्यान से, अभी मैं इसको आंसर नहीं बताऊंगा आप लोग को, हमको समझते हैं क्या है। तो न्यूक्लियोलस इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को हम केंद्रिक या केंद्रिका कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब इसका क्या वर्क है बताओ आप लोग, आपको पता होगा। ये क्या करते हैं बच्चों, सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण का स्थान होता है, यानी कि साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए का साइट होता है। इसका मतलब है ए का क्या हो गया, सेकेंड। अब देखो ऑप्शन में ए का सेकंड कहाँ कहाँ पर है, पहला है और सेकंड थर्ड है। इसका मतलब ये है, ये सही आंसर है। इसमें से जो सेकंड और जो फोर्थ जो आपका ऑप्शन हो गलत हो गया। हमारे पास कितने बचे, 2 ऑप्शन बचे, ऐसे बनाते हैं बनाने के लिए। अब सेंट्रियोल क्या होता है, गाड़ी के पहिए जैसा संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील होता है। इसका मतलब है बी का सेकंड। अब बताओ बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड में बी का सेकंड कहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही दिख रहा है ये, तो हमारा क्या होगा, ये सही, ये हमारा थर्ड गलत होगा। इसका मतलब देखो, हमने 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हमने गलत कर लिया, हमारा आंसर क्या निकल गया, फर्स्ट निकल के आ गया। अब बाकी सही होगा, सी का आई भी होगा, क्यों, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टोरिंग करने के लिए, पोषणों के भंडारण में के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। जो गोल्जी अपरेटस होती है सबको पता है, ग्लाइकोलिपिड्स के बनने का स्थल होता है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। तो आई होप अगर बेसिक भी आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं तो आपका जो आंसर है आपको निकल के आ जाता है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो है ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का आई वी, डी का ए फर्स्ट। तो ये आपका आंसर है। ऐसे ही आंसर निकालते हैं बच्चों। मैच द जो फॉलोइंग क्वेश्चन होता है इजी क्वेश्चन होता है, अगर आपको एक दो की भी आपको पता है ना तो इसको इजली बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथनों के सेट को पहचानिए। अब देखो सेट का है, इसका मतलब है कि जो ऑप्शन इसमें जो आपके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से एक आध दो गलत होंगे और बाकी सब सही होंगे। तो आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले इस पर उसको आपको पूरा पढ़ना होगा कि आपको बताना होगा कौन सही कौन गलत है, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है द फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। वेलिसनेरिया के पुष्प रंगीन होते हैं और मकर निर्मित करते हैं। बी द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर। वाटर लिली जल, जिसको हम जल कुमुदिनी के नाम जानते हैं, के पुष्प जल द्वारा परागित नहीं होते। सी इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। अधिकांश जल परागित स्पीसीज में परागकण यानी जो पोलन ग्रेन होते हैं गीले होने से क्या हो बच जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, ये कहा जा रहा है। डी है पोलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। कुछ जलोदविद हाइड्रोफाइट्स के जो परागकण होते पोलन ग्रेन होते हैं लॉन्ग होते लंबे होते हैं और रिबन यानी फीते के समान जैसा होता है। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर।
कुछ जलोदबीज हाइड्रोफाइट्स में परागकणों को जल के अंदर ही निष्क्रिय रूप में ले जाया जाता है। अब जो ए से लेकर ई तक है आपने पूरा इसको पढ़ा, आपको करेक्ट चुनना है, करेक्ट इसमें क्या है। तो बच्चों मैं बता दूं, जो आपका जो ए है, जो वेलिसनेरिया के पुष्प रंगीन होते हैं और मकरंद में होते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपके जितने भी बी सी डी ई हमने जो पढ़ा है ये सभी के सभी क्या हैं, सही हैं। अब आपका ऑप्शन सोचिए कहाँ पर होगा इसका। जो अच्छा ऑप्शन देखिए, केवल सी डी ई जी भी नहीं, ए बी सी डी ये भी बिल्कुल नहीं, ए सी डी ई। देखो जो ए वालों को हम काट देते हैं, ए वालों को हम काट देते हैं, हमारे पास क्या बचा ऑप्शन, हमारे पास बचा है केवल सी डी ई या केवल बी सी डी ई। तो जैसे कि मैंने कहा था कि बी सी डी और ई जो स्टेटमेंट हैं ये सही स्टेटमेंट हैं। ए को छोड़ दें तो हमने ए वाले को पहले ही लीड कर दिया ऑप्शन को। देखो जब भी आप एग्ज़ाम में नीट का एग्ज़ाम दिलाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन को हटाना आना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज जाएंगे और ऐसे ही तुक्का मार के आएंगे, आपको माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो आपकी ये गलती आपको नहीं करनी है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, आपको सुधारना है। हड़बड़ी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और जो मुझे लगता है कि जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनको तो काफ़ी इजी पड़ती है उन लोगों के लिए। जो बच्चे नए जो पहली बार अटेम्प्ट करते हैं उनको लगता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, क्योंकि वो सिलेबस अपना कंप्लीट किए नहीं रहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि बी सी डी तीनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो 4 है सही आंसर हो गया। तो घबराना नहीं है आपको, इसका आंसर क्या निकल गया, बी सी डी और ये तीनों कथन सब क्या हैं, चारों कथन सही हैं। घबराना नहीं है। इसका जो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, कहाँ मिलेगा आपको, आप मैं ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो का। अब जाएंगे वहाँ पर फ्री डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम में फ्री में अवेलेबल है इसका पीडीएफ। आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, एक बार आपने देख लिया उसको आप चेकअप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी के। ये भी जस्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलान का आपको करना है। तो देखो एक और क्या दिया गया है, एक और नाम दिया गया है, क्या कहाँ पर काम करते दिया गया है। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 राइजोपस, अस्ट्रेलेगो, पक्सिनिया एंड एगारिकस, इसका जो बताना है ये सब क्या है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए कथनों को संयुक्त आपको चयन करना है, यानी कि राइट आंसर को बताना है आपको। तो जो राइजोपस होता है ये क्या है आपको बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बच्चों, समझते हैं कि जो राइजोपस होता है वो ब्रेड मोल्ड होता है। इसका मतलब ये है कि जो पहला राइजोपस का जो से क्या कर रहा है, डबल रोटी का फफूंद जिसको हम कहते हैं राइजोपस, ए का आईवी। अब देखिए ए का आईवी कहाँ कहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन। तो हम क्या करते हैं, जो ए का थर्ड निकल रहा है तो ए का 1 ए का आईवी दोनों नहीं होंगे, हमने दोनों को काट लिया। ठीक, अब पढ़ते हैं अस्ट्रेलेगो। अब अस्ट्रेलेगो का क्या काम करता है, बी का सेकंड। अब बी का सेकंड क्या होगा समझो, बी का सेकंड होगा स्मर्ट फंगस। इसको क्या बोलते हैं, स्मर्ट फंगस कहते हैं, इसमें इसको कंठ कवक भी कहा जाता है। फिर है पक्सिनिया का क्या होगा, पक्सिनिया जो होती है वो रस्ट फंगस होती है, किट कवक होती है। तो सी का क्या हो गया, आईवी हो गया। अब देखो बच्चों सी का यहाँ पर क्या है, सी का देखो दोनों सेम सेम है, ए का थर्ड बी का सेकंड दोनों सेम सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया गलत, यहाँ पे आंसर गलत हो गया। सी का देखो आईवी है, रस्ट किट है, किसका, सी पक्सिना का ये होगा होने के लिए, यहाँ पर सी का 1 दिया है तो ये गलत हो गया। तो हमने तीनों का ऑप्शन क्या कर दिया, गलत कर दिया। हमारा डी का हमारा फर्स्ट आंसर निकल गया। तो एगरिकस का क्या हो गया, मशरूम, ये हमको आंसर निकल गया। इस प्रकार से आंसर को निकाला जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 127 क्वेश्चन है बॉटनी सेक्शन 1 का, नीट जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, BYQ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। हाइंड सेकंड ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। हिंड सेकंड DNA अणुओं को सदैव एक नियत बिंदु पर काटता है, जिसे अभिज्ञेय अनुक्रम या रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, और इसमें होते हैं। तो बच्चों आपको जो बीपी दिख रहा है, जो पहले बार बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं है। जो अगर आप DNA के बारे में पढ़ रहे हैं
तो आपको पता होगा क्षार युग्मक होते हैं, इसको हम कहते हैं बेस पेयर। तो आपको दिया गया है ऑप्शन में बीपी का मतलब होता है बेस पेयर, यानी कि क्षारकों का जोड़ी जो होता है, जो एडेनिन गुआनिन थायमिन का जो जोड़ी होता है, ये बताया जा रहा है। तो 8 BP, 6 BP, 4 BP एंड 10 BP आपको बताना है। तो इसको जो सही आंसर होगा 6 BP, इसका सही आंसर होगा। हमारा जो ऑप्शन सेकंड है ये सही हो गया। तो 6 BP यहाँ पर होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय नहीं है, बस हम प्योक्स देखते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है। जो बच्चे, मैं पहले से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है इसका मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही है। हालांकि 2024 का जो क्वेश्चन है वो बहुत कम रिपीट करेगा 2025 में, फिर भी एक आइडिया हमको होना चाहिए कि जो पिछले बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर मेरे ख्याल से बच्चे लोग को पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अगर हम फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से उसकी जो सममिति होती है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा त्रिज्या सममिति एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प का एक उदाहरण है? धतूरा, कैसिया, पाइसम, सेसबेनिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। तो जो धतूरा है बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। धतूरा जो होती है, जो फ्लावर होती है, वो एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार की होती है। अभी एक्टिनोमॉर्फिक क्या होती है मैं आपको क्लास में बताऊंगा। जब जो बच्चे जब नए पहली बार पढ़ रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, वो सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि मैं इसको आगे ये नीट के एग्ज़ाम को पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि अभी नीट के एग्ज़ाम पास में है तो मैं बच्चों को प्योकिस करा रहा हूँ। इसके बाद बच्चों को मैं प्रॉपर थ्योरी पढ़ाऊँगा। थ्योरी में आप लोग वहाँ पर आएंगे तो बहुत विस्तार से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। बाकी टीचरों जैसे मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, बहुत ईजिली हम आराम से ही पढ़ेंगे ताकि हमको कॉन्सेप्ट समझ आए। तो धतूरा हमारा सही आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 129 क्वेश्चन है, इसके बाद मेरे क्वेश्चन और देखेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटाट एंड प्लेस इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड। अब ये किस प्रकार का जो कंजर्वेशन है पूछा जा रहा है। क्या इन सिटू है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो हम कंजर्वेशन का टाइप पूछा गया है तो बहुत क्लियर सी बात है कि जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है तो हमको इस बारे में पढ़ेंगे नहीं। ये तो हम डीएनए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बिल्कुल नहीं है, ये डेवलपमेंट में भी इसमें नहीं आएगा। तो हमारा जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ कि संरक्षण का वह प्रकार, देखो संरक्षण का प्रकार पूछा गया है जिसमें विलोपन मुखी जाति को, यानी विलुप्त होने वाली जाति को उनके प्राकृतिक पर्यावास से बाहर निकालकर, जो नेचुरल हैबिटाट से बाहर निकालकर विशेष व्यवस्था जिसको हम सेटिंग कह रहे हैं रखा जाता है, और जहाँ वे सुरक्षित रह सकती हैं और उनकी विशेष देखभाल की जाती है, वह क्या कहलाती है? तो हम उसको कहेंगे इन सिटू कंजर्वेशन, स्वेच्छा संरक्षण, या फिर जैव विविधता संरक्षण, या असुरक्षित विधि। ये तो गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा बी। इस प्रकार का जो संरक्षण होता है बच्चों, इसको देखो आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन को कि एक्स सिटू, इन सिटू, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा यहाँ पर स्पीसीज। अब ये क्यों होगा मैं आपको क्लास में बताऊंगा इसके बारे में। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। 130 क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नीचे आपको दो कथन दिए गए हैं, तो ऐसी ही स्टेटमेंट का कथन आता है और कारण अभिकथन क्वेश्चन, जिसको हम रीजन एसर्शन क्वेश्चन कहते हैं, वो भी क्वेश्चन आता है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। इस जनरली सेक्शन 1 या 2 में ज़्यादा आता है आने के लिए। फिर इन्होंने पूछा गया है ये क्रोमोजोम के को लेकर, या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं सेल डिवीज़न से लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है। दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला हम पढ़ते हैं, क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। कथन यह कहता है कि जो लेप्टोटीन चरण होती है, वो जो अवस्था होती है के दौरान प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, से देखने पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रमिक रूप से हमको दिखाई देने लगते हैं। क्या सही है कि गलत, आपको जज करना है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोला गया? द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिनमल कॉम्प्लेक्स, या फिर हम कह सकते हैं डिप्लोटीन चरण अवस्था के आरंभ की पहचान सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स के वियोजन से होती है। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, क्या इन दोनों स्टेटमेंट से आप
सही गलत पहचान पाते हैं, क्या कौन सा कथन ट्रू है, कौन सा कथन फाल्स है, बताना है। आइए आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या बोला गया है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उपयुक्त कथनों के आलोक में दिए गए विकल्पों में से आपको क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो ये बताइए बच्चों, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या फिर पहला ऑप्शन सही है दूसरा गलत है। पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो क्या लगता है आपको, बताइए। आप सेल डिवीज़न के बारे में पूरा पढ़ कर आए होंगे, सेल साइकिल के बारे में पूरा पढ़ कर आए होंगे। बताइए, जो बच्चे पढ़ कर आए हैं वो मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पढ़ने के लिए। दो स्टेटमेंट दिया गया है, लेप्टोटीन चरण की अवस्था के दौरान जो लाइट को माइक्रोस्कोप होता है उससे हम अगर इसको इस क्रोमोसोम को देखें तो हमको ये क्रमिक रूप से हमको दिखाई देती है। क्या कथन सही है। दूसरा बात यह है कि जो डिप्लोटीन चरण अवस्था के आरंभ की पहचान सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स के वियोजन से होती है। अब जिस बच्चों को सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स पता नहीं हुआ इसका आंसर कैसे दे पाएंगे। तो आप जो बच्चे पहली बार जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लोग, आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोग क्योंकि नए नए पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, नीट निकालना इतना आसान भी नहीं होता ना, आपको पढ़ना भी होता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। जो बच्चों जो दोनों कथन है सही हैं। ठीक है, अब क्यों होगा इसका तो आजकल आपको क्लास में ही दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज हमने नीट 2024 PY जुलाजी में बॉटनी सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चन हमने देखा 121 से लेकर 130 तक। अब लेक्चर डे नंबर 20 में हम 131 से लेकर 135 क्वेश्चन देखें। तो हम सेक्शन 1 को कंप्लीट कर देंगे कल परसों में। ठीक है, तो चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। अगर